सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम जीएसटी की दुनिया में एक बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर गहराई से बात करने वाले हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के तहत प्लेस ऑफ सप्लाई यानी पीओएस के नियम। नमस्ते। हाँ, ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जीएसटी में। बिल्कुल। और ये टॉपिक सीए इंटर के लिए, खासकर जो जनवरी 2016 में परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही क्रूशल है। तो आज की चर्चा का हमारा मिशन है प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझना। हाँ, और साथ ही परीक्षा के लिहाज से कौन से सेक्शंस और ट्रेंड्स, मतलब जो बार बार पूछे जाते हैं, उन पे फोकस करना। एग्जैक्टली। और जो हाल के अमेंडमेंट्स हैं उन पर भी नजर डालेंगे और वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। बेसिकली पीओएस रूल्स को डिकोड करना है आज। बिल्कुल सही कहा। देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई तय करना जीएसटी का आधार है। इसी से पता चलता है कि किसी ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी लगेगा या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। मतलब ये तय करता है कि टैक्स कौन सी सरकार को जाएगा, सेंटर को या स्टेट को। प्रिसाइजली। और अगर पीओएस गलत डिटरमिन हो गया तो समझ लीजिए गलत टैक्स जमा हो गया, जिसका मतलब है कंप्लायंस इश्यूज, नोटिस आ सकते हैं और शायद पेनल्टीज भी लग सकती हैं। ओहो, तो ये तो काफी सीरियस मामला है। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इन्हीं नियमों, उनके पीछे के लॉजिक और एग्जाम रेलेवेंस को समझने में हमारी मदद करेगी। तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं गुड्स यानी माल के प्लेस ऑफ सप्लाई से। ये सेक्शन 10 में कवर होता है ना? उन सिचुएशंस के लिए जहां सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों भारत में हैं और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला नहीं है। हाँ, सेक्शन 10, इसका कोर आइडिया क्या है? मूल सिद्धांत ये देखना है कि माल की सप्लाई कहाँ पूरी हो रही है, या आसान शब्दों में कहें तो माल कहाँ जा रहा है या कहाँ स्थित है। अच्छा, इसमें कुछ अलग अलग सिनेरियोज के लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं। सबसे पहला सेक्शन 10(1)(a), ये तब लगता है जब सप्लाई में माल की मूवमेंट शामिल हो। जैसे मैंने मुंबई से दिल्ली माल भेजा, ये मूवमेंट हो गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगी जहां डिलीवरी के लिए माल की मूवमेंट खत्म होती है। टर्मिनेशन पॉइंट। टर्मिनेशन पॉइंट। तो मेरे उदाहरण में पीओएस दिल्ली होगा। हाँ, दिल्ली होगा। यहाँ एमसीक्यू पॉइंट ये है कि टर्मिनेशन पॉइंट का मतलब समझना जरूरी है, जहां माल फिजिकली रेसिपिएंट के पास पहुंचता है या जहां डिलीवरी टर्मिनेट होती है। ये तो सीधा है, लेकिन एक कॉमन सिनेरियो होता है बिल टू शिप टू। मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, मैंने मुंबई के सप्लायर को कहा कि माल सीधे मेरे चेन्नई वाले ग्राहक को भेज दो, बिल मेरे नाम पे दिल्ली, पर माल गया चेन्नई। यहाँ पीओएस क्या होगा? ये बेहतरीन सवाल है और सीए एग्जाम्स का एक पसंदीदा एरिया भी है। ये आता है सेक्शन 10(1)(b) के अंदर। अच्छा, 10(1)(b)। हाँ, इस बिल टू शिप टू मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई उस तीसरे व्यक्ति का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पीपीओबी माना जाता है जिसके निर्देश पर माल भेजा गया है। मतलब मेरे केस में मेरा पीपीओबी दिल्ली। हाँ, बिल्कुल। आपके केस में पीओएस दिल्ली होगा, चेन्नई नहीं। यहाँ जीएसटी का लॉजिक जो है वो कमर्शियल रियलिटी को फॉलो करता है, न कि सिर्फ फिजिकल मूवमेंट को। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। माल भले ही चेन्नई गया, पर सप्लाई टेक्निकली दिल्ली वाले बायर यानी आपको हुई है। अच्छा, तो आईजीएसटी दिल्ली के हिसाब से लगेगा, मुंबई से दिल्ली। ये वाकई एक ट्रिकी पॉइंट है जिसे याद रखना होगा। ओके, अब उस सिचुएशन पे आते हैं जहां माल की मूवमेंट ही नहीं होती। जैसे मैंने कोई फैक्ट्री खरीदी जिसमें मशीनें पहले से लगी हुई थी। उसके लिए सेक्शन 10(1)(c) है। अगर सप्लाई में माल की मूवमेंट नहीं है तो पीओएस डिलीवरी के समय माल का लोकेशन होगा। जहां माल है वहीं। हाँ, आपकी फैक्ट्री वाली मशीन के केस में पीओएस वही जगह होगी जहां वो फैक्ट्री स्थित है। सिंपल रूल, जहां माल है वही पीओएस। ठीक है। और अगर सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन यूआरपी को हो, क्या तब कोई फर्क पड़ता है? हाँ, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। सेक्शन 10(1)(d) में ये रूल 10(1)(a) और c को ओवरराइड करता है। ओवरराइड करता है? कैसे? अगर सप्लाई यूआरपी को है तो पीओएस रेसिपिएंट का लोकेशन होगा, लेकिन सिर्फ तभी अगर उसका एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड्स में है। सिर्फ अगर एड्रेस है? हाँ, अगर एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है तो पीओएस सप्लायर का लोकेशन एलओएस माना जाएगा। मतलब यूआरपी के केस में एड्रेस का होना या न होना पीओएस डिटर्मिनेशन के लिए क्रूशियल है। समझ गया। एड्रेस नहीं तो सप्लायर का लोकेशन।
ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए सप्लाई में भी ये रिलेवेंट है? हाँ, उसमें भी एड्रेस का ध्यान रखना होता है। फिर अगला रूल है इंस्टॉलेशन वाला, सेक्शन 10(1)(e। इंस्टॉलेशन, जैसे कोई मशीन साइट पर लगाना। बिल्कुल, अगर सप्लाई में माल को इंस्टॉल या असेंबल करना शामिल है, जैसे कोई बड़ी मशीनरी साइट पर लगाना, तो पीओएस वही जगह होगी जहां इंस्टॉलेशन या असेंबली होती है। ठीक है। और वो एक खास नियम कन्वेंस पर सप्लाई के बारे में, जैसे ट्रेन या प्लेन में खाना बेचना, वो कहाँ आएगा? हाँ, वो भी एक कॉमन एमसीक्यू ट्रैप है। अगर माल किसी कन्वेंस पर सप्लाई किया जाता है, जहाज, विमान, ट्रेन, मोटर वाहन, तो पीओएस वो जगह मानी जाती है जहां माल उस कन्वेंस पर चढ़ाया गया था, मतलब टेकन ऑन बोर्ड। टेकन ऑन बोर्ड। सप्लाई कहाँ हुई इससे मतलब नहीं? नहीं, माल कहाँ से ऑन बोर्ड हुआ वो पीओएस तय करेगा। बेहतरीन। तो ये थे सेक्शन 10 के गुड्स वाले पीओएस रूल्स। मोटा मोटा समझ आ गया। अब आते हैं सर्विसेज पर, सेक्शन 12, जहां सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों भारत में हैं। सर्विसेज में तो मामला और पेचीदा हो सकता है, मुझे लगता है। हाँ, सेक्शन 12 सर्विसेज के पीओएस के लिए खुदक्री मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ एक जनरल रूल है, सेक्शन 12(2), और फिर 12 अलग अलग स्पेसिफिक रूल्स है। बाप रे। हाँ, सेक्शन 12(3) से 12(14) तक ये खास तरह की सर्विसेज के लिए हैं और ये जनरल रूल पर हावी होते हैं। मतलब ऑलवेज चेक फॉर स्पेसिफिक रूल फर्स्ट। ठीक है, पहले स्पेसिफिक रूल देखना है। तो ये जनरल रूल क्या कहता है? इसे कब इस्तेमाल करना है? जनरल रूल सेक्शन 12(2) तब लगता है जब कोई स्पेसिफिक रूल लागू न हो रहा हो। ये रेसिपिएंट के रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर बेस्ड है। अच्छा, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड? हाँ, पहला B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अगर सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो पीओएस सीधा सीधा रेसिपिएंट का स्थान, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, LOR। सिंपल, LOR फॉर B2B। और B2C के लिए? दूसरा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो पीओएस रेसिपिएंट का स्थान LOR होगा अगर उसका एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड्स में है। फिर से वही एड्रेस वाली बात। हाँ, अगर एड्रेस नहीं है तो पीओएस सप्लायर का स्थान होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर, LOS। मतलब B2C दफ्तर से एड्रेस का रिकॉर्ड में होना गेम चेंजर है। ये तो पक्का MCQ पॉइंट बनता है। एड्रेस है या नहीं, इससे पीओएस बदल जाता है, LOR से LOS। बिल्कुल। और इसी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड की इंपॉर्टेंस को लेकर एक ताज़ा अपडेट भी है जो जैन 2026 एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकता है। अच्छा, क्या अपडेट है? एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 2423632024। ये खासकर ऑनलाइन गेमिंग, OIDAR जैसी सर्विसेज पर फोकस करता है जो अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट्स को दी जाती हैं। OIDAR मतलब? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल, जैसे ऑनलाइन जर्नल्स या डेटाबेसेस। ओके, तो सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर कहता है कि सप्लायर को उचित डिलिजेंस करनी होगी रिसिपिएंट का सही स्टेट पता लगाने के लिए। हो सकता है GSTI वैलिडेशन पोर्टल यूज करना पड़े या IP एड्रेस से लोकेशन वेरीफाई करना पड़े। यानी सप्लायर की जिम्मेदारी बढ़ गई। ये नोट करना होगा। अब आते हैं स्पेसिफिक रूल्स पर। सेक्शन 12(3) से शुरू करते हैं। ये किससे जुड़ा है? सेक्शन 12(3) उन सेवाओं से जुड़ा है जो सीधे तौर पर अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे? इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्वेयर्स, इंजीनियर्स की सेवाएं, फिर होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे, क्लब, कैंप साइट या हाउसबोट वेसल में रहने की सुविधा मतलब लॉजिंग, प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन या रिपेयर्स या किसी फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का अधिकार देना। यानी प्रॉपर्टी से जुड़ी लगभग हर सेवा। इनका पीओएस क्या होगा? बहुत आसान सिद्धांत है। पीओएस वही जगह होगी जहां वो अचल संपत्ति या हाउसबोट वेसल स्थित है, लोकेटेड या स्थित होने वाली है, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। जहां प्रॉपर्टी वहीं पीओएस। सीधा है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी भारत के बाहर हो तो? मान लीजिए लंदन में कोई प्रॉपर्टी है। अच्छा पॉइंट। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी भारत के बाहर है तो पीओएस रिसिपिएंट का लोकेशन LOR माना जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ओके, एक्सेप्शन है LOR इफ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। और एक और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ आ सकती है।
अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट्स यूटीज में फैली है, जैसे कोई पाइपलाइन प्रोजेक्ट है या रोड प्रोजेक्ट है जो कई स्टेट से गुजर रहा है, हाँ, ऐसा तो होता है। तब क्या? तब सप्लाई को अपोर्शन करना पड़ता है। इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स हैं, जैसे रूल 4 जो कॉन्ट्रैक्ट या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स JAPs के आधार पर अपोर्शनमेंट बताते हैं। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वाले रूल 12(3) में लोकेशन और अपॉर्शनमेंट ये कीवर्ड्स हैं। अगला स्पेसिफिक रूल क्या है? 12(4) हाँ, सेक्शन 12(4) है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के लिए। सोचिए ऐसी सेवाएं जिनका फायदा आप वहीं उठाते हैं जहां वो दी जा रही हैं, जैसे रेस्टोरेंट या केटरिंग सेवा, पर्सनल ग्रूमिंग, सैलून, स्पा, फिटनेस सेंटर, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, इसमें कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल है। अच्छा, जहां सर्विस परफॉर्म हो रही है। एग्जैक्टली। तो इनका POS बड़ा सीधा है, जहां सर्विस परफॉर्म की जाती है। मतलब मैं दिल्ली का हूँ, मुंबई में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया तो POS मुंबई होगा। सिंपल। बिल्कुल सिंपल। और ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए सेक्शन 12(5) वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। सेक्शन 12 सब 5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज के लिए है। यहाँ भी POS वही जगह है जहाँ सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की जाती है। तो अगर दिल्ली की कंपनी मुंबई में अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाती है तो POS मुंबई होगा। समझ गया। परफॉर्मेंस लोकेशन इज की फॉर 12(4) एंड 12(5). अब आते हैं इवेंट्स पर। सेक्शन 12(6) किसी इवेंट में एंट्री मतलब एडमिशन से जुड़ा है। हाँ, सेक्शन 12 सब 6 कहता है कि किसी कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन की सर्विस के लिए POS वो जगह होगी जहां इवेंट हो रहा है या पार्क स्थित है। टिकट कहीं से भी खरीदें, POS इवेंट की लोकेशन होगी। ठीक है। सही। और अगर सर्विस इवेंट ऑर्गेनाइज करने की हो, जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सेवाएं, स्पॉन्सरशिप वगैरह, उसके लिए है सेक्शन 12 सब 7। इसमें इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, उससे जुड़ी एंसिलरी सर्विसेज और स्पॉन्सरशिप सब शामिल हैं। यहाँ B2B और B2C का फर्क देखना जरूरी है। ये एग्जाम में अक्सर टेस्ट होता है। B2B वर्सेस B2C कैसे? अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी है B2B तो POS होगा रेसिपिएंट का लोकेशन LOR। ओके, B2B तो LOR। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी है B2C तो POS होगा जहां इवेंट एक्चुअली हो रहा है। अच्छा, B2C में इवेंट लोकेशन। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर इवेंट भारत के बाहर हो रहा है तो POS हमेशा LOR होगा, चाहे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। ओके, इवेंट आउटसाइड इंडिया इज इक्वल टू LOR ऑलवेज। और यहाँ भी अगर इवेंट एक से ज्यादा स्टेट्स यूटीज में हो तो रूल 5 के तहत अपोर्शनमेंट लागू होगा। ये B2B B2C का अंतर 12(7) में नोट करने वाला है। आउट ट्रांसपोर्टेशन पर आते हैं। पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्शन 12(8), इसमें मेल और कुरियर भी शामिल है। हाँ, सेक्शन 12(8) माल परिवहन की सेवाओं के लिए है, मेल कुरियर सहित। यहाँ भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का फर्क है। फिर से B2B B2C। हाँ, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस B2B है तो POS होगा LOR, और अनरजिस्टर्ड B2C। अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस B2C है तो POS वो जगह होगी जहां माल ट्रांसपोर्ट के लिए सौंपा जाता है, हैंडेड ओवर पॉइंट। ओके, B2C में हैंड ओवर पॉइंट फॉर गुड्स। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए सेक्शन 12(9), यहाँ क्या अलग है? सेक्शन 12(9) यात्री परिवहन के लिए है। इसमें भी B2B है तो POS इक्वल्स LOR। और B2C? अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C के लिए POS वो जगह होगी जहां यात्री यात्रा के लिए चढ़ता है, embarks on the conveyance। एम्बार्केशन पॉइंट। हाँ, और इसमें कंटिन्यूअस जर्नी और रिटर्न जर्नी का ट्रीटमेंट भी देखना होता है, जो सोर्स मटेरियल में डिटेल्स होती हैं, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट B2C में हैंड ओवर पॉइंट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट B2C में एम्बार्केशन पॉइंट, ये फर्क याद रखना होगा। अगला है सेक्शन 12(10), किसी कन्वेयंस पर दी गई सेवाएं। ये क्या है? जैसे प्लेन में वाईफाई या मूवीज। बिल्कुल सही पकड़ा। सेक्शन 12(10) उन सर्विसेज के लिए है जो यात्रा के दौरान किसी कन्वेंस पर दी जाती हैं, जैसे ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट, वाईफाई, फूड, ड्रिंक्स, अगर ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं है। ये थोड़ा हटके है। हटके कैसे? इसका POS उस यात्रा का पहला निर्धारित प्रस्थान बिंदु होता है। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर मतलब जहां से यात्रा ऑफिशियली शुरू होनी थी।
ये तो सच में यूनिक है और एमसीक्यू पोटेंशियल रखता है। ओके, अब आते हैं एक बड़े और शायद जटिल सेक्शन पर। सेक्शन 1211 टेलीकॉम सर्विसेज। इसमें तो कई तरह की सर्विसेज आती होंगी। हाँ, टेलीकॉम सर्विसेज सेक्शन 1211 में काफ़ी वेरिएशंस हैं। डेटा ट्रांसफ़र, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डीटीएच सब शामिल हैं। रूल्स को समराइज करें तो हाँ, प्लीज समराइज कीजिए। पहला, फिक्स्ड लाइंस, लीज सर्किट्स या ऐसी इंटरनेट केबल डीटीएच सर्विसेज जहां इंस्टॉलेशन होता है, वहां पीओएस होगा जहां इक्विपमेंट इंस्टॉल है। जहां इंस्टॉलेशन वहां पीओएस। ठीक है। दूसरा, पोस्ट पेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच के लिए पीओएस रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस होगा, जो आमतौर पर एलओआर ही होता है। बिलिंग एड्रेस फॉर पोस्टपेड, गॉट इट। तीसरा, प्रीपेड सर्विसेज अगर एजेंट या रीसेलर के थ्रू बेची गई हैं, तो पीओएस उस एजेंट रीसेलर का एड्रेस होगा जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में है। एजेंट का एड्रेस, इंटरेस्टिंग। चौथा, प्रीपेड अगर सीधे कंज्यूमर को बेची गई हैं, जैसे ऑनलाइन रिचार्ज, तो पीओएस वो जगह होगी जहां पेमेंट मिला या वाउचर बेचा गया। जहां पेमेंट हुआ। ओके। और पांचवा, बाकी सभी केसेस में पीओएस होगा एलओआर अगर एड्रेस है, वरना एलओएस। बाप रे, टेलीकॉम रूल्स में इतनी ग्रैनुलैरिटी। ये सेक्शन तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में देखना ही पड़ेगा। अपोर्शनमेंट यहाँ भी रिलेवेंट है क्या? हाँ, टेलीकॉम सर्विसेज के लिए भी रूल 6 अपोर्शनमेंट बताता है अगर सर्विस एक से ज्यादा स्टेट्स यूटीज से जुड़ी है। अंडरस्टूड। अब जल्दी से आखिरी कुछ स्पेसिफिक रूल्स देख लेते हैं। सेक्शन 1212 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें स्टॉक ब्रोकिंग भी इंक्लूडेड है। हाँ, सेक्शन 1212 बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और स्टॉक ब्रोकिंग के लिए है। यहाँ रूल काफी हद तक जनरल रूल जैसा है। मतलब LOR इफ एड्रेस एग्जिस्ट्स, एल्स LOS। एग्जैक्टली। पीओएस इक्वल्स एलओआर यदि पता रिकॉर्ड में है, अन्यथा पीओएस इक्वल्स एलओएस। सिंपल इनफ। और इंश्योरेंस सर्विसेज सेक्शन 1213। सेक्शन 1213 बीमा सेवाओं के लिए। रजिस्टर्ड पर्सन को B2B है तो पीओएस इक्वल्स एलओआर। और अनरजिस्टर्ड B2C है तो पीओएस इक्वल्स बीमा कंपनी के रिकॉर्ड्स में रेसिपिएंट का एड्रेस। फिर से एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज की। एड्रेस 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 B2C में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आखिर में सेक्शन 1214 एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट। ये स्पेसिफिक क्यों है? सिर्फ गवर्नमेंट को? लोकल अथॉरिटी को दी जाती हैं। अच्छा, इसका पीओएस क्या होगा? यहाँ पीओएस वो हर स्टेट यूटी होता है जहां विज्ञापन फैलाया जाता है, मतलब डिसेमिनेटेड या रन किया जाता है। इसका अपॉर्शनमेंट रूल 3 के हिसाब से होता है, जो अलग अलग मीडिया जैसे प्रिंट, टीवी, होर्डिंग्स वगैरह के लिए तरीके बताता है। वाओ, ये तो सेक्शंस 10 और 12 का वाकई गहरा विश्लेषण हो गया। इतने सारे रूल्स और न्यूआंसेस। परीक्षा के लिए इन्हें याद रखने के लिए कुछ की टेकअवेज या टिप्स समराइज कर सकते हैं आप? जरूर, कुछ कंसोलिडेटेड एग्जाम टिप्स और एमसीक्यू पॉइंटर्स समराइज करते हैं जैन 26 अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए। पहला, B2B वर्सेस B2C डिस्टिंक्शन। हमेशा पहले देखें कि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। ये कई रूल्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, ये तो बार बार आया। दूसरा, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इंपॉर्टेंस। B2C जनरल रूल 1212, बैंकिंग 1212, इंश्योरेंस 1213, पोस्टपेड टेलीकॉम 1211। इन सब में B2C के लिए एड्रेस का होना पीओएस बदल सकता है LOR से LOS। ये MCQs के लिए हॉटस्पॉट है। डेफिनेटली। तीसरा, फोकस एरियाज। इमूवेबल प्रॉपर्टी 12.3 और टेलीकॉम 12.11 रूल्स डिटेल में समझें। इनमें सब रूल्स और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इनसे जुड़े अपॉर्शनमेंट रूल्स रूल 3, 4, 5, 6 भी महत्वपूर्ण हैं। प्रॉपर्टी और टेलीकॉम नोटेड। चौथा, की डिफरेंसेस। गुड्स ट्रांसपोर्ट B2C हैंडओवर पॉइंट 12.8 वर्सेस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट B2C एम्बार्केशन पॉइंट 12.9 का अंतर क्लियर रखें। बिल टू शिप टू 10.1B वर्सेस नॉर्मल मूवमेंट 10.1A का फर्क समझें। ये छोटे छोटे फर्क इंपॉर्टेंट है। पांचवा, हायरार्की ऑफ रूल सर्विसेज। हमेशा पहले चेक करें कि सेक्शन 12.3 से 12.14 तक का कोई स्पेसिफिक रूल लागू होता है या नहीं। अगर हाँ, तो वो जनरल रूल 12.2 को ओवरराइड करेगा। स्पेसिफिक ओवर जनरल, ओके। छठा, रीसेंट अमेंडमेंट। सर्कुलर 2423/2024 का ऑनलाइन गेमिंग OIDR पर असर याद रखें,
खासकर यूआरपी के स्टेट आइडेंटिफिकेशन की सप्लायर की जिम्मेदारी जैन 26 अटेम्प्ट के लिए ये रेलेवेंट है। वो सर्कुलर वाला पॉइंट। हाँ, और 7वां, ट्रिकी पॉइंट्स फॉर MCQs, बिल टू शिप टू 10(1)B, गुड्स ऑन कन्वेयंस सेक्शन 10 टेकन ऑन बोर्ड, सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेयंस 12(10), फर्स्ट शेड्यूल्ड डिपार्चर, टेलीकॉम प्रीपेड सिनारियोज 12(11), प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया 12(3). इन पर खास ध्यान दें। बहुत बढ़िया तरीके से आपने पॉइंट्स कंसोलिडेट कर दिए। तो ये थी हमारी आज की गहरी बातचीत IGST एक्ट के तहत प्लेस ऑफ सप्लाई पर, खासकर सेक्शन 10 गुड्स और सेक्शन 12 सर्विसेज पर। उम्मीद है सुनने वालों के कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे और एग्जाम प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। हाँ, POS रूल्स, GST कंप्लायंस और सही टैक्स कैलकुलेशन की रीड है। हमने कोशिश की कि मुख्य प्रावधान, उनके पीछे का तर्क, हाल के बदलाव और परीक्षा के लिहाज से क्या जरूरी है, सब कवर हो जाए। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? एसेंशियली इसका मतलब यह है कि POS तय करते वक्त डिटेल्स पर पैनी नजर रखनी होगी। ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, पार्टीज रजिस्टर्ड हैं या नहीं, एड्रेस रिकॉर्ड पर है, मूवमेंट है या नहीं, हर छोटी डिटेल POS को अफेक्ट कर सकती है और नतीजतन टैक्स लायबिलिटी को। बिल्कुल। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, जैसे जैसे बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं, सोचिए गिग इकोनॉमी, रिमोट सर्विसेज, कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स, यहाँ तक कि मेटावर्स में ट्रांजैक्शंस, क्या हमारे मौजूदा प्लेस ऑफ सप्लाई के नियम भविष्य के इन सब जटिलताओं और चुनौतियों के लिए तैयार हैं? या वक्त के साथ इन नियमों को और ज्यादा विकसित और स्पष्ट करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वे नए कारोबारी माहौल के साथ तालमेल बिठा सकें? इस पर विचार किया जा सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कानून, टेक्नोलॉजी और बिजनेस इनोवेशन के साथ कैसे कदम मिलाएगा। बहुत दिलचस्प पॉइंट है ये। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए द डीप डाइव।